हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर स्टार्ट किया था और हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम अल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या हेडिंग है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं वो सब आपको पता है। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की अगर बात की जाए, अल्कोहल्स जैसे मेथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, ये सब क्या है? लिक्विड है। और 11 कार्बन तक के अल्कोहल तक सारी लिक्विड होती हैं। उसके बाद की क्या होंगी? वो सब सॉलिड होंगी। तो लिखना चाहो तो लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। C1 से 1 कार्बन से 11 कार्बन तक की अल्कोहल सारी लिक्विड होंगी। उसके बाद की सारी अल्कोहल क्या होंगी? सॉलिड होंगी। बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अल्कोहल की अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए अल्कोहल वाटर पे तैरती है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्या है? थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए अच्छे से आपको समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां पे अल्कोहल की अगर बात की जाए, अल्कोहल्स क्या होते हैं? मोनोहाइड्रोक्सी होते हैं, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स भी होते हैं, यानी जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप हो। तो जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ते जाएंगे, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने के कारण क्या होगा? अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो क्या कर देंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ OH ग्रुप। और ऐसा क्यों हुआ इसका आपको पता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स में क्या होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जितने ज्यादा आपके OH ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट। समझ आएगा नहीं? यहां ठीक, इसके एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहां पे एग्जांपल दे दिया C2H5OH और इसको कंपैरिजन किया गया किसके साथ? C3H7OH या किसके साथ किया गया? C4H9OH। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसका होगा। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 CH2OH और एक एग्जांपल आपको दिया गया CH3 CH2 CH3OH और फिर इसके बाद एक और लिख दिया गया CH3 CH3, ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल और ये है आपका 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। समझ आ रही बात? तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, जैसे देखो ब्रांचिंग बढ़ रही है तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, यहां पे ये सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम होने की वजह से मैंने पहले भी आपको बताया क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यह बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल हम करेंगे, किस पे बेस्ड करेंगे? वो हम करेंगे आपका नंबर ऑफ OH ग्रुप पे बेस्ड। देखो, जैसे अगर मान लीजिए यहां पे ये एग्जांपल आपको दे दिया जाए CH3 CH2 CH2OH, दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया जाए CH3 CHOH और CH2OH और थर्ड एग्जांपल में दे दिया आपको 3 OH ग्रुप। ठीक, ये दे दिया आपको। तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? जिसमें ज्यादा OH ग्रुप है, और जिसमें ज्यादा OH ग्रुप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये समझ में आया कि नहीं? आया? कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है अरेंज फॉलोइंग in increasing order of boiling point। ठीक है, फर्स्ट इज 1 पेंटेनॉल, ठीक है, सेकेंड वन इज 1 ब्यूटेनॉल, थर्ड वन इज 2 ब्यूटेनॉल, फोर्थ वन इज 1 प्रोपेनॉल, फिफ्थ वन इज इथेनॉल
एंड 6 वन इज मेथेनॉल। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक, एक तो ये एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल इसके साथ दिया वो भी मैं आपको करवा दूंगा। देखो सबसे पहले आप किसके बेसिस पे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, पेंटेनॉल का सबसे ज्यादा होगा, तो 5th सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद ये सेकंड में ये क्या है 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन किया है 1 ब्यूटेनॉल का ज्यादा होता है, 2 ब्यूटेनॉल का कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गई। तो ब्रांचिंग होने की वजह से इसका कम होगा, यानी थर्ड वाले का कम होगा, सेकंड वाले का ज्यादा होगा। समझ आया कि नहीं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोपेनॉल दे रखा है, तो फिर आएगा प्रोपेनॉल का इससे कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका इथेनॉल और मेथेनॉल का सबसे कम हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें, समझ आया कि नहीं आया, कर लेंगे ऐसे। अच्छा एक एग्जांपल और मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। अगर बात की जाए एल्कोहल्स की या कार्बोनिल कंपाउंड्स की, ठीक, या ईथर्स की या एल्केन्स की, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका यहां पे एल्कोहल्स का होता है। फिर आपका किसका आएगा, यहां पे आपका किसका आएगा, कार्बोनिल सब्सटेंस का आएगा। फिर आपका ईथर्स का आएगा और सबसे कम एल्केन्स का आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं। देखो क्या दिया गया, सबसे पहले बता दूं, रीजन बता देता हूं इसका क्या है। ये तो क्या है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नेक्स्ट वाले का रीजन क्या है, इसका नेक्स्ट वाले का रीजन क्या है, इसका रीजन बताओ भाई। ये पोलर पाई बॉन्ड है, तो ड्यू टू पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, और इससे ज्यादा अल्कोहल में होंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि आपको पता है डाइपोल फोर्सेज क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेज से स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये कर चुके हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग में किया था भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेज से ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, डाइपोल फोर्सेज है, वंडरवाल फोर्सेज है, किसोम फोर्सेज है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, ये क्या है, एल्केन ऑलमोस्ट नॉन पोलर होती है, ठीक, और ये क्या है, ये वेरी लेस पोलर, ये बहुत कम पोलर होता है, इसलिए इसमें भी थोड़े बहुत डाइपोल फोर्सेस होते हैं। कर लेंगे ऐसे। तो एनसीईआरटी में जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है वो मैं आपको करवा देता हूं। वो ये दिया गया है आपका, सबसे पहला एग्जाम्पल देखो 1 पेंटेनॉल दिया गया है, ठीक है, लिख देता हूं जैसे एनसीईआरटी में लिखा है 1 पेंटेनॉल। सेकेंड वन लिखा है प्रोपेनल। थर्ड वन इज इथॉक्सी इथेन, ये ईथर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट वन इज, ये दिया गया है आपका एन ब्यूटेन। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इजीली हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा देखो अल्कोहल का होगा, फिर किसका होगा, प्रोपेनॉल यानी एल्डिहाइड का होगा। फिर इथॉक्सी इथेन दिया गया है, तो इसका ईथर का होगा। और वो आपको पता है सिंपल, आपको क्या दे रखा है, एल्केन दे रखा है। एल्केन का इसमें क्या होगा, एल्केन का आपका सबसे कम होगा, जैसा मैंने ऊपर आपको लिखवाया है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, लिख लेंगे, जल्दी से इसको लिखो, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछे एसिड में, अल्कोहल में और अमाइंस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिड का होगा, फिर अल्कोहल का होगा, फिर अमाइंस का होगा। तो डायरेक्ट आपको ये लिख लेना है, सबसे ज्यादा एसिड का, फिर अल्कोहल्स का, और सबसे कम किसका होता है, अमाइंस का। अब इसका रीजन देखो क्या है, क्योंकि एसिड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। फिर उससे कम अल्कोहल में होगी, इसलिए अल्कोहल का एसिड से कम, और सबसे कम आपकी अमाइंस में होती है, तो इसलिए अमाइन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, सर अल्कोहल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड में क्यों हो रही है। क्योंकि एसिड बहुत अच्छे से आयनाइज हो जाता है। कैसे, देखो एसिड क्या करेगा, ये आपका एनायन बना लेगा और H+ देगा। अब देखो
एसिड के केस में H प्लस पे हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने के कारण दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को हाइड्रोजन प्लस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये O माइनस दूसरे मॉलिक्यूल के H प्लस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यही रीजन है कि एसिड में अल्कोहल से अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसीलिए एसिड क्या करते हैं, अच्छे से डाइमर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया भी था, एसिटिक एसिड क्या करता है, डाइमर बना लेता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा किस में है बोलो भाई, एसिड में, फिर अल्कोहल में और सबसे कम अमाइंस में है। चाहो तो आप इसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एसिड, अल्कोहल और अमाइन कंपेरेबल वेट के ले लिए, एसिटिक एसिड ले लिया, फिर हमने दूसरा क्या ले लिया, 1 प्रोपेनॉल ले लिया और थर्ड हमने ले लिया 1 प्रोपेन अमाइन। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, एसिड की होगी, फिर एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर अल्कोहल का और फिर आपका अमाइंस का होगा। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी एग्जामिनर आपसे कंपेयर करवा सकता है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोल्यूबिलिटी में आपका बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा हो जाता है। इसमें क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो सोल्यूबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आई। एंड इसमें क्या था, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्योंकि क्या है भाई, देखो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वैसे ही सोल्यूबिलिटी की अगर बात की जाए, सोल्यूबिलिटी में अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो वाटर में सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। और नॉर्मली हमेशा वाटर में सोल्यूबिलिटी चेक की जाती है। समझ आ रही बात। तो इसमें देखो सोल्यूबिलिटी के एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाए, मेथेनॉल दे दिया, इथेनॉल दे दिया और आपको प्रोपेनॉल दे दिया। ठीक, तो इसमें अगर पूछा जाए तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, सोल्यूबिलिटी घट रही है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता है, एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है। क्या, ROH में मैं बता देता हूं, ROH में ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक दैट इज वाटर रिपेलेंट होता है। समझ आई कि नहीं आई बात। और वाटर रिपेलेंट होने के कारण ये अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी को कम कर देता है। ऐसे कर लेंगे, समझ आया कि नहीं आया। ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। देखो सोल्यूबिलिटी हो गया, सोल्यूबिलिटी का एक एग्जांपल हुआ है। अभी ब्रांचिंग वाला भी एग्जांपल कर लेते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप वाला भी कर लेते हैं। तो ब्रांचिंग में देखो कैसे होगा, यहां पे अगर बात की जाए CH3 CH2 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 OH की, और एक अगर ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा हो गया 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा हो गया 2 ब्यूटेनॉल एंड थर्ड वन इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, या बोल दो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा इसका होगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पे क्या होता है, ये देखो यहां पे ये सरफेस एरिया ज्यादा, ठीक, और यहां पे क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वाटर रिपेलेंट, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या है, वाटर रिपेलेंट है, वाटर रिपेलेंट है। तो जितना ज्यादा जितना बड़ा वाटर रिपेलेंट ग्रुप होगा तो सोल्यूबिलिटी उतनी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी कम होगी। सिंपल सा फंडा है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल OH ग्रुप वाला भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, ठीक, ये दे दिया CH3 CHOH, इसमें 2 ग्रुप लगा के दे दिए, ठीक, और मान लीजिए एक में आपको 3 ग्रुप लगा के दे दिए, तो जिसमें सबसे ज्यादा OH ग्रुप होंगे उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या बोल दोगे, उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे अंडरस्टूड है। ठीक, ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन एग्जांपल्स को नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे।
अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, और मेरे साथ साथ लिखना है, लिखो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। देखो होता क्या है, ये आपका अल्कोहल है। अब अल्कोहल में क्या क्या है, एक तो इसके पास एसिडिक H है, तो एक तो ये इस एसिडिक H के कारण रिएक्शन देगा। दूसरा, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट सकता है, इसके कारण रिएक्शन देगा, CO बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण। और थर्ड टाइप की इसमें आएगी रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। तो 3 टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ लिख लो, पहला क्या है, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H। सेकंड पॉइंट क्या था, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। थर्ड क्या है, रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसमें सबसे पहली हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H। अब देखो भाई क्या करेंगे, अब जिसके पास एसिडिक H है पहले उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी चाहिए। तो देखो पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, ये मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है, और ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक, या 2 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं, और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक। तो जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि एसिड का H+ हटाओ, एनायन बनाओ, जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें आपने एनायन बनाया, यहां पे ये एनायन बनेगा, ये बनेगा, यहां पे ये ऑक्सीजन पे एनायन बनेंगे सब जगह। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देखो कौन होगा, यहां पे इसको ये देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप प्लस I ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। यहां इससे छोटा ग्रुप है, ये थोड़ा कम डिस्टेबलाइज करेगा। इससे छोटा यहां पे है इथाइल ग्रुप, ये थोड़ा और कम डिस्टेबलाइज करेगा। और यहां पे सबसे छोटा ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, ये सबसे कम डिस्टेबलाइज करेगा अपनी प्लस I पावर से। यानी इसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर ये ऑर्डर आ जाएगा, ये आपको आता है पहले से, ठीक। अब यहां पे एक चीज और सिखा देता हूं आपको, यहां पे लिख लेना, हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। कहीं सोचोगे सर ने ये क्या शुरू कर दिया, वैसे मैं सारी चीजें सिखा चुका हूं आपको। अब देखो यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना आपको, अगर अल्कोहल्स में बात की जाए तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होती है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनोल होता है, ठीक। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद आपका मेथेनॉल का आता है, ठीक। मेथेनॉल को मैं दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूं, क्योंकि सारी अल्कोहल जो है वो वाटर से कम एसिडिक होती हैं, लेकिन मेथेनॉल ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक। ये आपकी क्या है, अल्कोहल से आगे ROH लिख लो पीछे तो, ठीक, ROH। फिर इसके बाद अगर कंपेयर किया जाए, अमाइंस इनसे कम एसिडिक होंगे, और अमाइन से भी ज्यादा एसिडिक आपके क्या होते हैं, ये आपका टर्मिनल अल्काइंस होती हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, और अमाइंस इससे भी कम एसिडिक होते हैं। ये आपका क्यों है, ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp पे जो एनायन बनेगा वो नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा होती है। ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे दे रखे हैं, कि जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे फिनोल की और अल्कोहल की, तो फिनोल ज्यादा एसिडिक है, ठीक, अल्कोहल से। क्यों भाई फिनोल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, इसका रीजन क्या है, ठीक, ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भाई ये है, क्योंकि होता क्या है, यहां पे पहला रीजन तो ये है कि फिनोक्साइड आयन जो बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है अल्कोक्साइड आयन से, ठीक, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। दूसरा एक रीजन और एनसीईआरटी में आपका अच्छे से दे रखा है, हो सकता है जब वो लाइन आप पढ़ो समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ वहां पे एनसीईआरटी में, पहले ये पॉइंट दिया गया जो मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, उसने साफ साफ ये लिखा, देखो यहां पे अगर बात की जाए, ये जो फिनोल है, देखो भाई ये फिनोल है, ठीक, और यहां पे ये है आपका अल्कोहल, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहां पे ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है भाई, एक्चुअल में ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट करके H+ दे रहा है, और H+ दे रहा है इसलिए ये एसिडिक है।
समझ आ रही बात? तो यहां भी आपका ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। अब इस बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इसमें पोलैरिटी होगी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और टूटते भी बहुत जल्दी हैं। ये सिखाया है कि जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा तनाव होगा, जितने ज्यादा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में जुड़े होंगे, उसमें उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, वो बॉन्ड उतना ही जल्दी टूटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहां पे पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी टूटेगा। अब अगर बात की जाए पोलैरिटी की, है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, लेकिन इसके बगल में अगर यहां पे आप बात करेंगे, ये वाला कार्बन जो है आपका, ये sp2 कार्बन है, और ये वाले कार्बन की अगर बात की जाए, ये आपका sp3 कार्बन है। अब देखो sp2 कार्बन क्या करता है, sp2 कार्बन क्या करेगा यहां पे sp2 कार्बन जब इसके यहां पे इलेक्ट्रॉन कम देगा, यहां पे अगर बात की जाए कम इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यहां पे sp3 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देता है, देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। भाई ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, मुझे पैसे चाहिए, चाहे इधर से आ जाए चाहे इधर से आ जाए, ठीक, एक कंजूस आदमी उसको तो पैसे से मतलब है, इधर से आया इधर से आए, समझ आ रही बात? तो अब देखो इसको ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को चाहिए पैसे, उधर से आया इधर से आए। अब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहां पे हाइड्रोजन के खींचेगा, तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी आती है। इधर भी ऐसा ही केस है। तो होता क्या है, यहां पे जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट ये sp3 कार्बन कर देता है। तो जैसे ही sp3 कार्बन इसको सपोर्ट करता है, तो ये इस हाइड्रोजन के कम इलेक्ट्रॉन खींचता है और इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है, ठीक, और इस बॉन्ड की पोलैरिटी कम होने की वजह से ये इजीली एसिडिक H नहीं देता है। समझ आ रही बात? तो ये sp3 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसा लिख देते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसने, तो OH बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने की वजह से H+ देने की टेंडेंसी कम होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे, ये आपको करना था, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, आपको शायद वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया। अब आप वो लाइन जब पढ़ेंगे ना, 10 सेकंड में पढ़ देंगे, 2-3 लाइन लिखी हुई है एक पैसेज में, ठीक, मैं बता भी देता हूं आपको कहां पे लिखा है। मेरे पास ये एनसीईआरटी है, ठीक, ये लिखा हुआ है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में, और पेज नंबर 328 पे, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनोल टू विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन, दिस इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन द आयनाइजेशन ऑफ फिनोल्स दैट ऑफ अल्कोहल्स। मैंने आपको इसका समझाया, इसने इसका एक्सप्लेन कर रखा है। मैं बता देता हूं ये क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये sp2 कार्बन है, ठीक, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ठीक, और नहीं देता तो इस पे क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनी रहती है। ये क्या करता है, इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाता है, ज्यादा पोलर हो जाने के कारण इजीली टूट जाएगा और इजीली टूट के H+ दे देगा, इसलिए इसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। समझ आया कि नहीं आया? तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद मेटल लिख लो। जैसे अगर बात की जाए, ये C2H5OH है, अल्कोहल है, Na के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड बना लेगा और प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। देखो कोई भी कंपाउंड अगर मेटल्स के साथ H2 गैस रिलीज करता है तो हम ये बोलते हैं उसके पास एसिडिक H है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आपको दे दिया जाए, ये एग्जांपल मान लीजिए आपको दे दिया CH3 ये दे दिया, या एक काम कर लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही ले लो, ठीक, और इसके दे दिया आपको 3 मोल, इसकी रिएक्शन कराएगी एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम क्या करेगा, CH3 एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बना लेगा और 3/2 मोल H2 गैस के रिलीज हो जाएंगे, ठीक। तो ये एसिडिक H होने के कारण क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। समझ आ रही बात? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन बहुत सारी बेसिक सी चीजें आपको सब पता है, लेकिन ये रीजन आप देखो एनसीईआरटी में पढ़ोगे, इसलिए मैंने आपको समझाया है, ठीक। वैसे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ताकि बस इसलिए समझा दिया ताकि आप एनसीईआरटी जब पढ़ो आपको प्रॉब्लम ना आए। और ये आपको पहले ही आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दोनों रीजन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक। कर लोगे, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड रिएक्शन एल्काइलेशन, हेडिंग डाल लो। सेकंड पॉइंट है
एल्काइलेशन। बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अल्कोहल की रिएक्शन पहले हमने मेटल के साथ करा दी, लाइक सोडियम के साथ, तो इसमें क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। ठीक, मान लीजिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। यहां पे क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और अल्काइल हैलाइड आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर ले लिया तो यहां पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी, NSR, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा यहां पे और क्या बन जाएगा, आपका ईथर बन जाएगा। कोई डाउट है क्या इस रिएक्शन में, कर सकते हैं इजीली, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे यहां पे हम मान लीजिए किसी अल्कोहल की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इथेनॉल ही ले लिया, यहां पे क्या किया, इथेनॉल ले लिया C2H5OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, एसिड क्लोराइड के साथ कराई, या आपने एसिड क्लोराइड ले लिया। ठीक, तो इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहां पे देखो क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, इसका अल्कोहल का एसाइलेशन हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट में एस्टर बनता है। समझ आई कि नहीं आई बात, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए अगर आपने यहां पे फिनोल लिया होता तो फिनोल के केस में भी क्या होगा, फिनोल के केस में भी ये ClCOCH3 इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा और HCl निकलने के बाद क्या होगा इस रिएक्शन में, देखो यहां पे आपका ये एस्टर बन जाएगा। इसमें कोई डाउट मेरे ख्याल में किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, लिखा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मान लीजिए यहां पे मुझे सैलिसाइलिक एसिड दे दे, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड होता है। ठीक, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाई गई है। ठीक, क्या बनेगा यहां पे, देखो यहां भी क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा। ठीक, और जो HCl निकलेगा तो यहां पे क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका COOH और ये O, ये CH3, H हटा, अल्कोहल का H हटा, OH ग्रुप का, और COCH3 आ गया, एसिटाइल ग्रुप आ गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखो ये क्या है आपका, ये सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड है, ये क्या बन गया, ये बन गया एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक, सैलिसाइलिक की स्पेलिंग सही नहीं है, सैलिसाइलिक एसिड। समझ आ रही बात। और इसका दूसरा नाम आप जानते ही होंगे, दूसरा नाम बताओ भाई इसका क्या होता है, बोलो, आपको पता होना चाहिए। इसका एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन क्या है, पेन किलर है। ठीक, ये क्या है, यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए। समझ आ रही बात। अब देखो इन सारी रिएक्शन में आपने कॉमन बात देखी, HCl रिमूव हो रहा है, HCl यहां पे निकलेगा, HCl यहां पे निकलेगा, यानी एसिड बन रहा है। तो इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, यहां पे पिरिडिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इस रिएक्शन में, पिरिडिन यूज करते हैं। और पिरिडिन का क्या काम है, पिरिडिन यहां पे जो HCl फॉर्म हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। यह पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, कर लेंगे, लिख दो यहां पे, देखो यहां पे मैं लिख भी देता हूं साइड में। देखो क्या है, सबसे पहले एक लाइन लगाते हैं यहां पे, देखो क्या लिखना है, नोट डाल लेना। pyridine in this reaction pyridine is used to remove, to neutralize लिखो, to neutralize the HCl formed during reaction। समझ आई कि नहीं आई बात। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये रिएक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज ये एनसीईआरटी में आपकी लिखी हुई है एज इट इज। ठीक है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है
कि सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल क्लोराइड के साथ कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, कि यहाँ पे पिरिडिन का क्या यूज है, तो आप बता देंगे रिएक्शन में जो HCl फॉर्म होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तीसरा आपसे दूसरा ये भी पूछ सकता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका क्या नेम है, तो वो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या एस्पिरिन है। ठीक, ऑप्शन दे देगा, एस्पिरिन बनेगा, पैरासीटामोल बनेगा, या ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनेगा, या आपका इनमें से कोई नहीं बनेगा, ऐसे दे देगा। ठीक, तो क्या बनेगा, एस्पिरिन बनेगा। कैसे यूज किया जाता है, यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर को कम करने के लिए या एज ए पेन किलर यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कर लेंगे भाई। यहाँ पे इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, यूज्ड एज एनाल्जेसिक, ताकि आपको ध्यान रहे, यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड पेन किलर। ठीक, एनाल्जेसिक पेन, इसका मतलब तो यही है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक लिखो, एंटीपायरेटिक। ठीक, पायरो मीन्स हाई टेम्परेचर, एंटीपायरेटिक मतलब कम टेम्परेचर करने के लिए। ठीक, फीवर वगैरह में लेते हैं ना। ठीक, तो यहां पे ये एस्पिरिन आपका बनता है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दी हुई है, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, बेंजोइलेशन। ठीक, इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी अल्कोहल मान लीजिए आपको दे दी, जैसे ये दे दी CH3OH मान लीजिए ये दे दी, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएगी, ये आपका इस बार यहां पे क्या ले लिया, ये आपने जहां पे यहां पे मिथाइल ग्रुप लिया था, बस वहां पे आपने फिनाइल ग्रुप ले लिया। और इसकी रिएक्शन जब आप पिरिडिन की प्रेजेंस में कराओगे, पिरिडिन की प्रेजेंस में जब आप करवाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, ये यहां पे HCl निकल जाएगा, और जो रिएक्शन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी जो बनेगा वो एस्टर होगा, और रिएक्शन कहलाएगी आपकी स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। क्या होगा, क्या बोलेंगे, शॉर्टन बोलते हैं इसको, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। ठीक, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहां पे ऐसा ही दे दिया जाए, फिनोल दे दिया, और फिनोल की रिएक्शन कराई गई, ये यहां पे फिनाइल ले लिया अभी अल्काइल ग्रुप की जगह, तो क्या हो जाएगा, यहां से HCl निकल जाएगा, तो ये फिनाइल और ये एस्टर बन जाएगा। कोई डाउट है क्या, कर सकते हैं ऐसे, ये शॉर्टन बाउमन रिएक्शन कहलाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, सबसे खास ये थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई है। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने आप अच्छे से कर लेंगे। लिखो जल्दी से, अब नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन। हेडिंग डाल लो, 5th नंबर की रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। यहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है, ध्यान देना है। क्या मिस्टेक आप कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होगा इसमें, एक तो आप एसिड ले लेंगे, 1 मोल एसिड का लिया और 1 मोल अल्कोहल का लिया, फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, और वाटर जब रिमूव होगा, एक का OH जाएगा, एक का H+ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि किसका H+ जाएगा और किसका OH जाएगा। अब अगर बात की जाए, नॉर्मली स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि एसिड ज्यादा एसिडिक है तो इसका H+ जाएगा, लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। आपका एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H+ जाएगा। वो कैसे जाएगा, अभी आपको मैकेनिज्म से समझ आ जाएगा। और इसको सही से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे O18 लिख लो, तो आपको ताकि समझ में आ जाए कि OH किसका गया है और किसका रिएक्शन में बचा है। बात समझ में आ रही है। तो ये जैसे ही H2 यहाँ पे निकलेगा एस्टेरिफिकेशन में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इसको बाहर निकालता रहेगा, इसलिए रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रहेगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। समझ आ रही है। 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब आ जाओ इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। अब मैकेनिज्म में देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। देखो जैसे ये एसिड है, RCOOH है, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, H+ लिया है, तो H+ पे लोन पेयर अटैक कर सकता है और ये भी कर सकता है, यहां से भी ऑक्सीजन का ये लोन पेयर भी अटैक कर सकता है, ये भी कर सकता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए, ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऐसे ये टूटेगा और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसलिए यहाँ पर से जाके यहाँ से जाके ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा, देखो RCOH, इस पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये OH। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आएगा अल्कोहल का रोल। अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पे ये O18 है, ठीक, इसके लोन पेयर यहाँ पे। अब देखो
ये जो पोलर पाई बॉन्ड है यहाँ पे प्लस होने के कारण ये ऐसे टूटेगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा देखो क्या बनेगा यहाँ पे अगर बात की जाए ये OR-RH ये 18, ठीक, ये 18 R- नहीं है, R ही लिखा है। अगर R- लिखना चाहो तो हर जगह R- लिख लो, R- भी कर सकते हो, ठीक, अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा OH और ये OH। अब देखो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिए। अब जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा क्या होगा, ये H+ को रिलीज करेगा, और जैसे ही ये H+ को रिलीज करेगा इस H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कर लेगा। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको एक्सेप्ट करेगा, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे RCOH और ये आएगा आपका ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक, और ये बन जाएगा OR-, ठीक, ये O18 है। समझ आ रही बात। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, यहाँ पे देखना, अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन भी जाएगा, इसकी भी छुट्टी होगी। देखो क्या होगा इस रिएक्शन में, अब ये H+ यहाँ से जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा वापस, और ये अपना बॉन्ड लेकर के निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या बनने वाला, देखो भाई, अब नेक्स्ट आपका एस्टर बनने वाला है। देखो कैसे बना, देखो RC डबल बॉन्ड O और OR-, वाटर निकल गया रिएक्शन में, ठीक, और आपको H+ भी वापस मिल गया है। देखो ये वाटर निकल गया और यहां से आपको H+ भी मिल गया, क्योंकि H+ ने क्या किया था, रिएक्शन इनिशिएट करवाई थी और कुछ काम नहीं किया। समझ आ गई बात। ऐसे कर लेंगे हम लोग। तो यहां पे कोई भी रिएक्शन आपको एग्जामिनर दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बात की जाए, देखो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया HCOOC2H5 और इसकी रिएक्शन दे दी आपको, नहीं OC2H5 नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड आपको दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपको C2H5OH, ठीक, और यहाँ पे दे दिया O18, ठीक, और यहाँ पे लिख के दे दिया आपको H+, ठीक। समझ जाओगे अब क्या होगा। तो जैसे ही H+ लिखा हुआ है, आपको एक काम करना है, एस्टेरिफिकेशन करना है। यहाँ से क्या करोगे, वाटर रिमूव कर देना। कैसे करोगे, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या लिख देंगे, HCOOC2H5, क्या बना भाई, यहाँ पे ये O18 आएगा कि नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं आया। कर लेंगे ऐसे। मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे दिया रहता CH3COO18 और ये H+ CH3OH, यहाँ पे H+, तो यहाँ पे वाटर भी लिख देना बेशक, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ भी आपको पता है एस्टेरिफिकेशन होने वाला है। तो क्या करेंगे, ये OH किसका जाएगा, एसिड का जाएगा, और H+ किसका जाएगा, अल्कोहल का जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, CH3COOCH3 प्लस H2O। H2O में इस बार 18 आया है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। समझ आ रही बात। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीजन कहां जा रहा है, ठीक, इतना पता रखो बस। आप तो इतनी रिएक्शन याद रखो ना, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है कि OH तो किसका जाएगा वाटर में, OH एसिड का, H+ किसका जाएगा, अल्कोहल का। तो ये रिएक्शन है आपकी। जैसे मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दे दी जाए CH3COOH, इसकी रिएक्शन आपको फिनोल के साथ दे दी, ये दे दिया आपको फिनोल लिख के, ठीक, और फिनोल पे लिख दिया O18। तो आपको पता है क्या करना है, सिंपल यहां से OH और यहां से वाटर का, इसका फिनोल का H+, तो सिंपल हो जाएगा, ठीक। CH3CO और O, ये फिनोल लग जाएगा, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक, ये O18। समझ आया कि नहीं आया। कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल इजी है ना, ठीक। देखो ये एस्टेरिफिकेशन था, आपने एस्टर बना। हालांकि इन रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस थी आपकी एसाइलेशन और बेंजोइलेशन, इनमें भी आपका एस्टर बना है। ये भी एस्टेरिफिकेशन की ही रिएक्शन है। और जहां पे आपने अल्काइल ग्रुप यूज किया वहां पे आप फिनाइल ग्रुप भी कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको वैसे करके भी दिखा दिया दोनों केस में, ठीक। अल्कोहल लो या फिनोल लो, एक ही रिएक्शन है। अब इसको हम फिनोल में दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अल्कोहल में हमने अच्छे से पढ़ ली, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको क्या करवाया है, देखो आपको किसकी करवा दी, अल्कोहल की भी करवा दी और फिनोल की भी रिएक्शन करवा दी, ठीक। तो ये आपके एनसीईआरटी में 3 दे रखा है कि अल्कोहल की और फिनोल की रिएक्शन एक साथ दे रखी है, इसलिए मैंने भी आपको एक साथ करवा दी। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहो तो आप एक एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे फिनोल, इसको एसिड को फिनोल के रूप में लिख के ले लो। जैसे ये दे दिया मान लीजिए आपको OH18, ठीक, और यहाँ दे दिया मेथेनॉल,
तो इसमें आप क्या करोगे, आप बोल देना यहां पे क्या करेगा, एसिड का OH जाएगा और ये जाएगा, ठीक, उसका अल्कोहल का H+ जाएगा। H+ की प्रेजेंस में ये वाटर रिमूव होगा, यहां से O18 वाटर में जाएगा, ये बन जाएगा आपका एस्टर, ठीक, मिथाइल बेंजोएट। कर लेंगे, इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, मैं आगे जो आपको लिखवाऊंगा ना अभी बता देता हूं, सिंपल से 1-2 एग्जांपल करवाऊंगा, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन कराऊंगा। देखो ये रिएक्शन जो आपने की है ना, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन की बात अगर करें, यहां पे क्या हुआ है, इसने जाके अल्कोहल ने जाके इस कार्बन पे अटैक किया है। यहां पे अगर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो ये जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अगर एसिड में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, यहां पे ये अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक। तो एसिड की स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी तो वहां पे रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन घटा। इसी तरह अगर बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप आपने बहुत बड़ा ले लिया, तो जैसे ही अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो जाकर के क्या इजीली अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तब भी रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन घटेगा। यानी अल्कोहल हो या एसिड हो, जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, बल्कि होगा, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन कम होगा। ये बात मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगा, जल्दी से एग्जांपल लिख लो। अब नेक्स्ट मेरे साथ साथ लिख लो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन। क्या लिखोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इसके एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, अरेंज फॉलोइंग एसिड्स in increasing order of rate of esterification with respect to ethanol, ठीक। देखो उसने क्या किया, अल्कोहल कॉमन कर ली और एसिड अलग अलग दे देगा, तो इसमें क्या आ गया, जैसे HCOOH, दूसरा दे दिया आपको CH3COOH, तीसरा दे दिया आपको CH2COOH एंड फोर्थ वन इज C3H7COOH। तो आपको पता है जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन घट रहा है। तो 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का सबसे कम होगा। कर लेंगे, तो इसी तरह आपको ऐसे दे सकता है, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स in increasing order of rate of esterification with respect to acetic acid, ये लिख के दे दिया आपको, ठीक। इसमें क्या करोगे, जैसे पहला दे दिया आपको, मान लीजिए मेथेनॉल, दूसरा दे दिया एथेनॉल, तीसरा दे दिया प्रोपेनॉल और फोर्थ दे दिया ब्यूटेनॉल। क्या करोगे भाई, बता दोगे ऐसे? यहां पे क्या करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है, क्या कर देंगे, देखो ये दे रखे हैं आपको, तो इसमें जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन घट जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये इजी से एग्जाम्पल है, जल्दी से इनके आंसर नोट डाउन करो, और एग्जाम्पल भी नोट डाउन नहीं किया है तो एग्जाम्पल भी करो। अब नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद एल्काइंस। बिल्कुल सिंपल है, फालतू रिएक्शन है, लिखना चाहो लिख लो, रिएक्शन विद एल्काइंस। इसमें देखो क्या होता है, यहां पे मान लीजिए ये दे दिया आपको, ये क्या है, एसिटाइलिन है, इथाइन गैस है, इसकी रिएक्शन दे दी CH3OH के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ये एक टाइप से आपकी एडिशन रिएक्शन होती है, और बनता क्या है यहाँ पे, ये CHOCH3, इसको हम कहते हैं मिथाइलल। क्या बोलते हैं? मिथाइलल, ठीक। और सिमिलरली अगर आपकी एसिटाइलिन गैस की रिएक्शन किसके साथ दे दी जाए, इथेनॉल के साथ, कुछ नहीं है, ये ऐसे टूटेगा, ठीक नहीं, ऐसे नहीं, उल्टा तोड़ दो, चाहे किसी तरफ तोड़ दो, ये ऐसे टूट रहा है, जहां पे माइनस आ रहा है वहां पे H+, और जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे ये OR ग्रुप आ जाएगा, ठीक। सिंपल सी रिएक्शन है, CH3CH क्या आ गया, OC2H5, वो क्या था, मिथाइलल, तो ये क्या होगा, इथाइलल हो जाएगा। फालतू रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाए रिएक्शन विद कार्बोनिल सब्सटेंस, रिएक्शन विद कार्बोनिल सब्सटेंस, ये आप ऑलरेडी GOC2 में कवर कर चुके हैं,
GOC2 में पढ़ा था आपने, फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, कभी कभी ये आ जाती है। ठीक, ये 6th ये 7th रिएक्शन है। देखो यहाँ पे क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको एल्डिहाइड दे दिया जाए और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, अल्कोहल के साथ करवा दी जाए, तो क्या बनता है, याद है, एसीटल बनेगा। ये यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, RCHOR, दिस इज एसीटल। और इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ करवा दी जाए तो कीटोन के साथ क्या बनता है भाई, ये HOR-, ये HOR-, तो इसमें आपको बताया है क्या बनता है, कीटल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये रिएक्शन इतनी फास्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आप कहां पढ़ चुके हैं, GOC2 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक रिएक्शन और आपने एल्केन में पढ़ी थी, वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। वो भी जल्दी से रिमाइंड करवा देता हूं, लेकिन वो मैं लिखूंगा पूरी, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो एग्जाम में आपके आती रहती है। देखो क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ लिख भी लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी करवा चुका हूं। ठीक, इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हमने लिया और इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ करवाते हैं जिसके पास एसिडिक एच है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का क्या बन जाता है, सिंपल एल्केन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये MgX और ये बन जाएगा OR-। समझ आया कि नहीं। ये हो गया आपका। अब देखो एग्जाम्पल कैसे आपसे पूछे जाते हैं। यहां पे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे CH3MgBr, ठीक, और इसकी रिएक्शन दे दी जाए फिनॉल के साथ, ठीक, तो और यहां पे पूछ लिया जाए क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन आपको देखना कैसे मिलेंगे। ऑप्शन आपको पहला मिलेगा CH4, सेकंड मिलेगा आपको ऑर्थोक्रिसोल, ठीक, थर्ड आपको मिलता है क्या, एनिसोल, और फोर्थ क्या मिलता है यहां पे, फोर्थ आपको मिलेगा ये पैराक्रिसोल। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही बेंजीन रिएक्शन में दिखती है और आंसर में दिखती है तो बेंजीन को आंसर लगा देते हैं, क्योंकि बेंजीन दिखने में सुंदर लगती है। आपको समझ आ रही बात, इसलिए आप आंसर टिक करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन किसके साथ है, एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड के साथ है। तो क्या करोगे, MgBr हटाओ, वहां पे H लगा दो, सिंपल एल्केन बना दो, ये आंसर आ जाएगा। और हो सकता है अभी भी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने मिस्टेक की हो, लेकिन नहीं करनी, आगे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ये AI-EEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे आजकल हम JEE मेंस कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या इसके साथ करवाई गई थी, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई गई थी, मेथेनॉल के साथ करवाई गई थी। तो इसमें क्या आंसर आएगा भाई, मेथेनॉल क्या करेगा, इसको H+ दे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बेंजीन बन जाएगा। ये AI-EEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, JEE मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, नोट डाउन करो। अब देखो फर्स्ट टाइप यानी रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक H हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ठीक, ये करना अपने को। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यहां पे ROH है, ठीक, यहां पे क्या होगा, अगर CO बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्टेन बनेगा, और कार्बोक्टेन जितना ज्यादा स्टेबल होगा अल्कोहल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन, क्योंकि कार्बोक्टेन इस रिएक्शन में नॉर्मली बनता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। देखो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे रिएक्टिविटी की बात की जाए, क्या दे दिया, मेथेनॉल दे दिया, इथेनॉल यहां पे आपको दे दिया, और क्या दे दिया, मान लीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे दिया, ठीक, और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए, तो इसमें आपसे रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। तो आप बताओ किसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्टेन बनेगा, तो टर्सरी कार्बोक्टेन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ये चीजें आप सीख चुके हैं, बस मैंने आपको रिवीजन करवाया है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे होता क्या है, ROH की रिएक्शन अगर मान लीजिए कैसे करवाते हैं, सारी हम क्या पढ़ चुके, GOC2 में पढ़ चुके, बस रिवीजन करवा रहा हूं। ROH की अल्कोहल की रिएक्शन अगर HX के साथ करवाई जाती है तो यहां पे क्या होगा, आपका कार्बोक्टेन बनेगा, और SN मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है, क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। सिखाया था मैंने आपको। नेक्स्ट देखो, अगर PCl5 के साथ ये रिएक्शन करवाई जाए तो यहां पे SN2 रिएक्शन होगी और आपका क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा।
PbR3 ले लेगा तो RbR बन जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट अगर यहां पे रिएक्शन करवाई जाए SOCl2 के साथ तो क्या बन जाएगा, ये अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। और फिर अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जाए, पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाई जाए तो क्या हो जाएगा, यहां भी अल्काइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, यहां पे SN2 मैकेनिज्म होगा और यहां पे SNI मैकेनिज्म होता है। इन एब्सेंस ऑफ पिरिडीन SNI मैकेनिज्म, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन SN2 मैकेनिज्म। तो यहां पे आपको एक सिंपल ध्यान रखना है, आपको ओनली SOCl2 दे दिया, ठीक, तो आप क्या करेंगे, OH हटाएंगे और वहां पे क्लोरीन लगा देंगे डायरेक्ट, समझ आ रही बात। और यहां पे अगर आपको SOCl2 थायरल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन दे रखा है तो आप SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेंगे, OH के अपोजिट साइड यानी वाल्डन इन्वर्जन से क्या करेंगे, आप वहां पे अल्काइल क्लोराइड बना देंगे, ठीक। ये क्या बनता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक, और वो रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्टेड और रिटेंशन कब रोल में आते हैं, ये तब रोल में आते हैं जब वहां पे आपका अल्कोहल क्या हो, कायरल हो, ठीक, OH ग्रुप जो जुड़ा है कायरल कार्बन से जुड़ा हो। लेकिन आपको एक सिंपल फंडा दिखा रहा हूं, देखो आपको क्या करना है, अगर SOCl2 दे दिया तो सीधा OH को हटाओ, Cl लगा दो। लेकिन अगर SOCl2 में एक्स्ट्रा पिरिडीन भी डाल रखा है तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अपोजिट साइड से उसके पीछे से आपको Cl लगाना पड़ेगा, बिल्कुल उसके अपोजिट। समझ आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। एक्स्ट्रा अगर दिया गया है, पिरिडीन एक्स्ट्रा दे रखा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाओ। बात समझ में आ गई, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दी जाए NH3 इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन मान लीजिए यहां पे HNO3 की दे दी जाए तो HNO3 में आपको पता है यहां पे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे, अल्कोहल से, तो अल्कोहल बेस का काम करेगा तो वहां से OH निकाल देगा और ये बन जाएगा RONO, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लिख लो, ये जितनी रिएक्शन आपने सारी GOC2 में पढ़ रखी है, कहां पढ़ी हुई, GOC2 में पढ़ी हुई है, चाहो तो लिख लो कि GOC2 से रिवाइज करें। लिखो इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो थर्ड टाइप, रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो कैसे करते हैं भाई, देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको क्या दे दिया, इथेनॉल दे दिया, और ये रिएक्शन जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक। याद करने वाली रिएक्शन है, थियोरेटिकल रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया एट 140 डिग्री सेल्सियस, या लिख के दे दिया आपको Al2O3 एट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इस केस में आपका क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनेगा, समझ आ रही बात। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पे अगर बात की जाए कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 एट 350 डिग्री सेल्सियस, इस केस में आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन में आपका एल्कीन बनेगा, समझ आ रही बात, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो सेकंड रिएक्शन, सेकंड कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। देखो इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। क्या करना है, मान लीजिए आपको प्राइमरी अल्कोहल दे दिया, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, कॉपर के साथ, हीट कर दिया एट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो क्या देगा, ये आपका एल्डिहाइड देगा। मान लीजिए यहीं पे आपने क्या लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, तो सेकेंडरी अल्कोहल की कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हो 300 डिग्री सेल्सियस पे। एक्चुअल में होता क्या है, कॉपर के ऊपर से 300 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल्स की स्टीम पास करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे कीटोन मिल जाएगा, समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, मान लीजिए टर्सरी अल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए, टर्सरी अल्कोहल के वेपर्स कॉपर के ऊपर से पास किए जाए एट 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस केस में क्या बनेगी आपकी, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन,
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लेंगे भाई। ठीक, तो ये इजी सी रिएक्शन है, ये लिखो, आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लिखो थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेडिंग डाल लो ऑक्सीडेशन। थर्ड है ऑक्सीडेशन, और इस पे लिख भी लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो भाई वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल दे दिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपको याद रखना है। समझ आ रही बात? तो ये प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए यहां पे प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन आपकी किसके साथ करवाई जाती, CrO3 दिया रहता या PCC दे देता, तो इस केस में क्या होगा, PCC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, ये आपका PCC है। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, NCERT में भी डायरेक्ट PCC लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये देख लो, दिस इज PCC। ठीक, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहां पे नेगेटिव नहीं आएगा, आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। ठीक, इन दोनों में से कोई दे रखा हो, दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को ओनली एंड ओनली किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखो, ये आपकी NCERT में भी लिखी हुई है, NCERT की रिएक्शन से है आपकी। ठीक, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यहीं पे अगर आपका कीटोन होता, ठीक, कीटोन नहीं सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल होता, तो सेकेंडरी अल्कोहल का क्या करते, यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल है, यहां पे CrO3 दे दिया या आपको PCC अगर दे दिया, तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आपको। देखो अब बोर्ड पे फोकस करना, इजी है वैसे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मान लीजिए यहां पे ऐसा कर दे, जैसे ये दे दिया आपको RCHR-OH, और यहां पे क्या कर दिया जाए, आपको एसिडिफाइड KMnO4 दे दे, एसिडिफाइड KMnO4, या क्या लिख के दे दे, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। लेकिन आपको पता है ये दोनों क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो यहां पे अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए आपने लो टेम्परेचर लिया है, तो लो टेम्परेचर पे तो ये कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक, कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर हाई लिया है, यहां पे हाई टेम्परेचर लिया है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पहले क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के मान लीजिए ऐसे बॉन्ड तोड़ दिया, क्या बना देंगे, इस तरफ ये एसिड बनाया और उस तरफ भी ये न्यू एसिड बना देंगे। ठीक, लोअर एसिड्स बना देते हैं। ठीक, लोअर एसिड का मतलब समझ रहे हो भाई, टोटल इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उससे कम हो जाएंगे। समझ आ रही बात? जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आपको दे दिया मान लीजिए, ठीक, और इस पे लिख के दे दिया आपको क्या, KMnO4 H+ हाई टेम्परेचर। क्या समझेंगे इसका मतलब आप? अब आपको क्या करना, डायरेक्ट इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ना और एसिड बनाना है। किस तरफ तोड़ेंगे भाई, सिंपल सा फंडा है, तोड़ते टाइम एक बात ध्यान रखना, जिस तरफ बड़ा एल्काइल ग्रुप है उस तरफ से कार्बन को तोड़ दो। तोड़ा, क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा। ठीक, CH3COOH बनेगा और प्लस CH3COOH भी उस तरफ से भी यही बन गया। लेकिन सर ये तो सिंपल पहचान में आ रहा है, किसी तरफ से तोड़ दो, सिमेट्रिक आपने बना दिया। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया होता फिर क्या करते, ये मान लीजिए ये आपका कीटोन बना दिया। ठीक, कीटोन बना करके दे दिया, या अल्कोहल दे दे, वो अपने आप कर लेना, हाई टेम्परेचर पे अंडरस्टूड है। तो बड़े अल्काइल ग्रुप की तरफ से टूटेगा, ठीक, और एसिड बना देना दोनों साइड से, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड प्लस CH3COOH। ठीक, अब इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस फ्रॉम बिगर अल्काइल ग्रुप
दिस इज नोन एज पॉप ऑफ रूल। क्या कहते हैं इसको? पॉप ऑफ रूल कहते हैं। समझ आ रही बात? ध्यान रखना चाहो तो रख लो, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर दो। अब नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। हेडिंग डाल लो टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 3 टेस्ट करेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला इसमें है लूकास टेस्ट, और लूकास टेस्ट आप पढ़ चुके हो, लूकास टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। ये एनसीईआरटी में भी आपका दिया गया है, ठीक, और आप पहले भी पढ़ चुके हो जीओसी 2 में, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। देखो लूकास रिजेंट क्या होता है, ये सबको आपको रिमाइंड होना चाहिए। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको क्या बोलते हैं? लूकास रिजेंट बोलते हैं। और ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लूकास रिजेंट किसे कहते हैं। ठीक, ऑप्शन दे देगा आपको अलग अलग, तो आपको पता होना चाहिए कि लूकास रिजेंट क्या होता है। देखो होता क्या है, जब हम अल्कोहल की, जैसे मान लीजिए हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन हम लूकास रिजेंट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनते हैं, और ये क्या क्या करेगा? व्हाइट टर्बिडिटी देता है। क्या लिखेंगे? ऊपर लिख दो व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी इन 5 मिनट, 5 नहीं 30 मिनट में देता है। प्राइमरी अल्कोहल कितनी देर में देता है? 30 मिनट में। और यहीं पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया जाए तो वो कितनी देर में देगा भाई? लूकास रिजेंट के साथ वो इन 5 मिनट, व्हाइट टर्बिडिटी इन 5 मिनट। ठीक, और यहीं पे अगर आपने टर्सरी अल्कोहल ले लिया तो टर्सरी अल्कोहल की क्या खास बात है, वो कितनी देर में देगा? वो इमीडिएटली 2 से 3 सेकंड में। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है? कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि टर्सरी अल्कोहल जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो फास्ट रिएक्शन देता है। और लूकास टेस्ट में वो 2 से 3 सेकंड में या इमीडिएटली क्या करेगा? आपका व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा। समझ आ रहा है बात? नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट कौन सा आता है? सेकंड पॉइंट क्या आएगा आपका? सेकंड पॉइंट आता है विद डाइक्रोमेट, ऐसा लिख लो डाइक्रोमेट टेस्ट। ठीक, डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट। अब देखना यहां पे हम क्या करते हैं। डाइक्रोमेट में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको प्राइमरी अल्कोहल दे दिया और इसकी रिएक्शन डाइक्रोमेट के साथ करवाई गई, यानी K2Cr2O7 के साथ करवाई गई इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा? अल्कोहल का तो बन जाएगा एसिड, यानी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। यहाँ पे क्रोमियम +6 में है तो +3 में आ जाएगा। तो टेस्ट कैसे होगा? देखो ये जो डाइक्रोमेट है इसका कलर होता है ऑरेंज, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर ऑरेंज है, और जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, और Cr3+ का कैसा कलर आ जाएगा? ग्रीन कलर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए यहां पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल अगर दे दिया जाए और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? K2Cr2O7 के साथ। इसमें थोड़ा सा K2Cr2O7 डाल दो जिसका ऑरेंज कलर है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ये इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? कीटोन में, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और खुद कैसा कलर गेन कर लेगा? ग्रीन कलर गेन कर लेगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पे अगर आपका टर्सरी अल्कोहल ले लिया जाता है, तो अगर इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करवाई जाती है तो यहां पे ये रिएक्शन नहीं देता है, तो कलर कैसा बना रहेगा? ऑरेंज कलर यहां पे इसका बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट। हेडिंग डाल दो विक्टर मेयर टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे आपको प्राइमरी अल्कोहल दे दिया गया, ठीक, एक केस में आपको क्या दे देगा? सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, ठीक, और एक बीकर में आपको टर्सरी अल्कोहल दे दिया मान लीजिए, ठीक। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले इनकी रिएक्शन कराई जाएगी हर जगह फास्फोरस +I2 के साथ, P+I2 के साथ, P+I2 के साथ, ठीक। तो क्या बनेगा? तीनों जगह अल्काइल आयोडाइड बनेगा, ये बन जाएगा,
एल्काइल आयोडाइड। ठीक, ये बनता चलेगा। समझ आ रही बात। फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ क्या करेगा, RCH2NO2 बना लेगा। फिर इसकी जब रिएक्शन कराओगे क्या करेगा, RCHNO2 बना लेगा। ठीक, और ये क्या करेगा, ये भी RCrNO2 बना लेगा। रिएक्शन सबकी किसके साथ करा रहे हो, AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, ये लिखते चलना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, HNO2 के साथ करवाते हैं। किसके साथ, HNO2, ये HNO2 आपका। ठीक, तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे ये क्या करेगा, देखो होता क्या इस रिएक्शन में, जब यहां पे देखा जाएगा तो यहां पे तो क्या होगा, ये देखो यहां से ये H2 और यहां से ये ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा। ठीक, और जैसे ही वाटर निकलेगा क्या बनेगा, देखो RCHNO2 N, ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N, नहीं यहां से H तो गायब भी हो गया ना, ये डबल बॉन्ड NOH। दिस इज नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। समझ आ रही बात। और यहां पे अगर बात की जाए जब इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये HNO2 के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ये HNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, यहां से आपका वाटर कैसे रिमूव होगा, ये तो H जाएगा और ये OH जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो RCr, ये NO और ये NO2। दिस इज स्यूडोनाइट्रोल, स्यूडोनाइट्रोल, इट इज ऑल्सो ब्लू कलर इन, ब्लू इन कलर। ठीक, और यहां पे अगर बात की जाए HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि उसके पास वहां पे एसिडिक H एक भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो यहां पे होने वाला है वो ध्यान देना थोड़ा सा, अब इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां पे देखो, यहां पे क्या करते हैं, NaOH डालते हैं इसमें, तो अब इसके पास अगर बात की जाए एसिडिक H है। ठीक, NaOH, इस NaOH में इसको डालेंगे तो जैसे ही NaOH में डाला ये इसके, ये बेसिक, ये एसिडिक रिएक्शन कर जाएगा और ये इसमें सोल्यूबल होगा, और सोल्यूबल होकर कैसा कलर दे देगा, रेड कलर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है क्या, चाहो तो रेड कलर को रेड पेन से लिख सकते हो, आप कॉपी पे इसको ऐसे लिखना कि ये रेड बन जाएगा, ये बन जाएगा रेड। ठीक, और नेक्स्ट की अगर बात की जाए, इसको जब आप NaOH में डालोगे उसके पास एसिडिक H है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये इसमें इनसोल्यूबल रहेगा, और इनसोल्यूबल होगा तो ये क्या करेगा, अपना कलर मेंटेन करेगा, यानी इसका कलर कैसा बना रहेगा, इसका कलर ब्लू बना रहेगा। ये आपको लिखना आना चाहिए। ठीक, वैसे ये ब्लू लिखा दिख नहीं रहा, तो एक काम कर लो, व्हाइट से ही लिख देता हूं। ठीक, या येलो से लिख देता हूं, इसका कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर आएगा। बात समझ में आ रही है। और वो देखो उसने तो रिएक्शन ही नहीं करी, डालते रहो NaOH में, क्या है, ये तो आपका कलरलेस रहेगा। समझ आई कि नहीं आई बात। इसको हम कैसे याद करते हैं, देखो रेड, ब्लू और कलरलेस, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल ने रेड कलर दिया, 2 डिग्री अल्कोहल ने ब्लू कलर दिया, और 3 डिग्री अल्कोहल ने कलरलेस। ठीक, तो हम इसको कैसे याद करते हैं, हम इसको यहां पर इसको RBC टेस्ट के नाम से भी याद करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां पे आप ध्यान रखना, RBC टेस्ट। ठीक, ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इसको आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर, याद कर लो। ठीक, याद करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट था, इतना ही जी, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, लिखो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल, यानी आपको मेथेनॉल और एथेनॉल दिया जाए तो कैसे आप सेपरेट करेंगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको इसको रटना नहीं है, बस एक बार देख लो, थियोरेटिकल है, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो ये मेथेनॉल है और ये आपका
इथेनॉल है। कैसे इनको सेपरेट करेंगे? सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन दोनों का वाटर से कम है, बिकॉज वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर मान लीजिए इनकी रिएक्शन अगर हम I2 प्लस NaOH के साथ करवाएं, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर करवाएं, तो आपको पता है मेथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था आयोडोफॉर्म टेस्ट में कि इथेनॉल और ओनली 2 एल्केनॉल आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक, ये तो कुछ नहीं देगा। ठीक, और ये क्या करता है? ये आपका येलो पीपीटी देता है। क्या बना लेगा? CHI3 बना लेगा। ठीक, CHI3 आयोडोफॉर्म बना लेगा जो येलो पीपीटी बनता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए? कॉपर के साथ हीट किया जाए एट 300 डिग्री सेल्सियस, यानी मेथेनॉल के वेपर्स कॉपर के ऊपर से पास किए जाते हैं, तो क्या बनेगा? यहां पे आपको आएगी स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन। स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बनता है? फॉर्मेलिन बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? वहां पे कोई स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा। ठीक, नो स्मेल। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट? क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे भी तो बनेगा एसिटाल्डिहाइड बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अगर सैलिसाइलिक एसिड के साथ करवा दी जाए, सैलिसाइलिक एसिड, तो यहां पे क्या आएगा? स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ठीक, और वहां पे क्या होगा? नो स्मेल। ठीक, कोई स्मेल नहीं आएगी यहां पे। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे कर लेंगे आप। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट थे, ये आपको करने थे। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कैसे बनता है वह भी आपको मैं नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा। आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो, अगर सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन मेथेनॉल के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? देखो यहां पे किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? मेथेनॉल की। मेथेनॉल की किसके साथ करवा रहे हैं? आपका सैलिसाइलिक एसिड के साथ। ये सैलिसाइलिक एसिड है। ठीक, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पे क्या बनने वाला है भाई? देखो यहां पे आपको पता है ये अल्कोहल, ये एसिड, क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर निकल जाएगा और एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसाइलेट। सैलिसाइलिक एसिड का क्या बना है? एस्टर बना है, तो क्या बोलते हैं उसको? मिथाइल सैलिसाइलेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्या बोलते हैं इसको? और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, इसके कारण पीछे आपने लिखा था ना, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन की स्मेल आती है। समझ आई कि नहीं आई बात? और वाटर निकलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इस रिएक्शन में अगर यहां पे आप फिनॉल ले लेंगे, तो फिनॉल ले लेंगे तो कुछ नहीं है, जहां पे आपने CH3 लगाया वहां पे क्या लग जाएगा? फिनॉल लग जाएगा, है ना? और जाएगा ये ध्यान रखना, ये जाता है आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करते हो ना, एसिड का तो H प्लस जाए, एसिड का तो क्या जाएगा? OH जाएगा, और अल्कोहल का क्या जाता है? H प्लस जाता है। ठीक, ये आपका क्या है? एस्टेरिफिकेशन है। ठीक, मान लीजिए यहां पे अगर आपको ऐसा लिख के दे दे CH3COCl एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, तो क्या बन जाएगा भाई? यहां पे क्या बनने वाला है? देखो यहां पे आपका क्या बनेगा? बोलो, पीछे आपने पढ़ा था, ये बनेगा आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है एस्प्रिन। समझ आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कर लेंगे। अच्छा यहां पे ना ये पिरिडिन क्यों यूज करते हैं मैंने आपको लिखवा दिया था। इस रिएक्शन में जो HCl बनता है ना, पिरिडिन क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर आपको। देखो यहां पे यही रिएक्शन आपको ऐसे भी दे सकता है, इसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में भी दे सकता है, ये H प्लस ऐसे लिख के। और यहां पे ये रिएक्शन आपको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, CH3CO2CO। ठीक, ऐसे भी दे सकता है एसिडिक मीडियम में। ठीक, इसके साथ भी, और इसी को ऐसे भी लिख देता है AC2O। एक ही बात है हर जगह। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कर लेंगे। आना क्या है? CH3CO ग्रुप आना है। ठीक, चाहे आप यहां से एनहाइड्राइड से ले लें, चाहे आप एसिड से ले लें, चाहे ये एसिड हैलाइड से ले लें। ठीक, समझ चुके हैं? तो इतना ही आज आपको पढ़ना था। ये आपकी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनॉल पढ़ेंगे और ईथर पढ़ेंगे। अगर आप यहां पे रिवीजन की बात करते हैं तो एक बार हम रिवीजन भी देख लेते हैं, लेकिन एक काम आपको जरूर करना है,
अल्कोहल कंप्लीट हो गया, तो अल्कोहल का कंप्लीट एनसीईआरटी आप साथ के साथ अच्छे से जरूर पढ़ लेना। ठीक, अब देखो इसमें रिवीजन कैसे करना आपको। पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट और आपका सोल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। ये सबको पता है, पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उसका सरफेस एरिया घटता है, इससे उसमें आपस में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते हैं, बॉइलिंग पॉइंट घटता है। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप ज्यादा होंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपका कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा होता है, बिकॉज अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक फोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो वंडर वाल फोर्सेज है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद ये कार्बोनिल कंपाउंड ईथर से ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है उसमें भी डाइपोल डाइपोल, लेकिन बहुत ही वीक डाइपोल होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर के जैसा ही होता है। और फिर एल्केन का सबसे कम होता है, बिकॉज एल्केन तो नॉन पोलर ही है। ठीक, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट एसिड का ज्यादा होता है, फिर अल्कोहल का, उससे कम अमाइंस का। एसिड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे कम अल्कोहल में, और अमाइन में सबसे कम होती है। बात की जाए सोल्युबिलिटी की, सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जितना बड़ा उसमें जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा उसका अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, तो वाटर रिपेलेंट होने के कारण वो क्या करेगा, वाटर में उसकी सोल्युबिलिटी को कम करेगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा वाटर रिपेलेंट ग्रुप उतना ही छोटा होगा, उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। फिर नेक्स्ट हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 टाइप की रिएक्शन होती है। रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच होता है, रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल ग्रुप। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एच देखा था, यहाँ पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ा, ये पहले ही आप सीख चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको ये NCERT के अकॉर्डिंग ये बताया था कि इसका फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वैसे उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप NCERT पढ़ेंगे आपके माइंड में प्रेशर ना आए, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर आता है रिएक्शन विद मेटल। देखो कोई भी किसी के पास भी अगर एसिडिक एच होती है तो मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है, वैसा ही यहाँ पे अल्कोहल ने किया है, क्योंकि इनके पास एसिडिक एच होता है। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए अल्काइलेशन, अल्काइलेशन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी। अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, उसकी रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो ईथर बनता है। ठीक, यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रही है। फिर नेक्स्ट है एसाइलेशन, अल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिड हैलाइड के साथ करवाई जाए पिरिडिन की प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या बन जाता है, आपका एस्टर बन जाता है। और जो पिरिडिन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो इस रिएक्शन में HCl बन रहा है उसको वो रिमूव करता रहे। और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब आपने एसिटिक क्लोराइड के साथ करवाई थी तो यहाँ पे क्या बना था, आपका एस्पिरिन बना था, जो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात। और ये पॉइंट भी मैंने लिखवा दिया कि पिरिडिन HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला जाता है। फिर नेक्स्ट बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वहां पे आप फिनाइल ग्रुप ले लो, ये आपका पिरिडिन की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन हो जाएगी, जिसको हम सोटन-बाउमन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 5th नंबर पे आता है आपका एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना, जब एसिड की और अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करवाई जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, एस्टर बनता है। एस्टर बनते टाइम डिहाइड्रेशन में क्या होगा, OH आपका एसिड से आएगा और H आपका अल्कोहल से आएगा। इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक ये रिएक्शन बस आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, इतना ही काफी होता है, बार बार ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर बात की जाए, आप ओनली ये रिएक्शन लिख लो, क्योंकि यही NCERT में दी हुई है, यही आपका सारा रिवीजन करवा देगी। ये पॉइंट लिख लेना, पिरिडिन क्यों यूज किया है, क्योंकि ये भी NCERT में लिखा हुआ है। एस्टेरिफिकेशन में वो एक सिंगल लाइन लिखनी है, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। चाहे आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस एसिड में ज्यादा है, चाहे अल्कोहल में ज्यादा है, तो रेट घटेगा। नेक्स्ट अगर बात करें रिएक्शन विद अल्काइंस, ये बिल्कुल सिंपल है, फालतू की रिएक्शन है, ये आपने GOC2 में पढ़ रखी, कोई जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, क्या रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो इसमें आपने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी किसी एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देता है, एल्केन देता है। तो यहाँ पे अल्कोहल के पास क्या एसिडिक H है, इसलिए कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल या फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, एल्केन देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू CO बॉन्ड ब्रेकिंग। CO बॉन्ड ब्रेक होते ही वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल उतना ही ज्यादा होगा। तो ये मैंने आपको ऑर्डर भी लिख के बता दिया, और ये आपको मैंने GOC2 का रिवीजन करवाया था। ठीक, ये पहले ही आप पढ़ चुके हो, दोबारा आपको एक बार फिर रिवीजन करना वो आपकी मर्जी है। ठीक, फिर भी अगर देखना चाहो, देखो
अगर HX के साथ रिएक्शन करेगा SN1 मैकेनिज्म से कार्बोकेटाइन बनेगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसमें आपको रीअरेंजमेंट वगैरह करवाना है, रिंग एक्सपेंशन वगैरह अगर पॉसिबल है तो वहां पे करवाना है। PCl5 के साथ सीधा अल्काइल क्लोराइड, SOCl2 के साथ क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा SNI मैकेनिज्म से रिटेंशन का प्रोडक्ट। लेकिन अगर SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine दे दिया तो SN2 मैकेनिज्म होगा, इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है, NH3Al2O3 के साथ अमाइन बनेगा, HNO3 के साथ ये बनेगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये थियोरेटिकल रिएक्शन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कम टेम्परेचर पर अगर आपने करवाई तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। हाई टेम्परेचर पे करवाई तो क्या होगा, वहां पे डिहाइड्रेशन होगा और क्या बन जाएगा, यहां पे आपका इथिन बन जाएगा। ठीक, कर लेंगे ऐसे, समझ आ रहा है आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे ये तो डाउट नहीं आ रहा ना आपको कि ये कैसे बन गया, डिहाइड्रेशन कैसे बोल दिया। इसमें डिहाइड्रेशन ऐसे बोल रहे हैं, देखो अल्कोहल है ना, अल्कोहल जो है यहाँ पे देखो मैं डिहाइड्रेशन कैसे बोल रहा हूँ, कहीं बोला सर यहाँ तो डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, ये ऐसे डिहाइड्रेशन हुआ, 2 मोल में से वाटर निकल गया, अल्कोहल के 2 मोल में से वाटर निकल गया, इथेनॉल के 2 मोल में से। नेक्स्ट है कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, इसको बस एक बार देख लो कि कॉपर के प्रेजेंस में 300 कॉपर के ऊपर से 300 डिग्री सेल्सियस पे जब अल्कोहल के वेपर्स पास करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल से आपकी एल्कीन्स बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2 के साथ करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड बनेगा। CrO3 या PCC के साथ कराएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपने लिया है तो इनके दोनों के केस में, CrO3 और PCC के केस में कीटोन बनेगा। ठीक, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिएक्शन है, इसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी NCERT में भी दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th पे, टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। लुकास टेस्ट में पहले ही करवा चुका हूं कि लुकास रिजेंट के साथ कंसंट्रेटेड HCl प्लस Zn एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ 1 डिग्री अल्कोहल 30 मिनट में टर्बिडिटी देते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल आपका 5 मिनट में टर्बिडिटी देते हैं, वाइट टर्बिडिटी। और अगर बात की जाए 3 डिग्री अल्कोहल की तो वो इमीडिएटली आपकी वाइट टर्बिडिटी देंगे लुकास रिजेंट के साथ। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन K2Cr2 के साथ अगर करवाई जाती है तो ये ऑरेंज होता है, क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का एसिड बना देगा ऑक्सीडाइज करके और खुद रिड्यूस हो जाएगा Cr3 प्लस में, +6 से +3 में जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, +6 से यहाँ पे +3 में जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए ये आपके 2 अल्कोहल की 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, उसका कीटोन बन जाएगा और वो ये भी आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल डाइक्रोमेट टेस्ट के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए विक्टर मेयर टेस्ट की, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देगा और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस कलर देगा। कलरलेस होगा, कलरलेस कलर नहीं देता है, मतलब कलरलेस होगा, सिंपल। कलरलेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कलर नहीं, मतलब पानी के जैसा, जिसका कोई भी कलर नहीं है, कलरलेस। ठीक, तो यार भी से याद करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। प्रोसेस देख लेना, इसकी रिएक्शन कैसे होती है एक बार ये पढ़ लेना, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डायरेक्ट ये भी याद रखोगे, इससे भी काम चलेगा। नेक्स्ट देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद ये रिएक्शन जो यहाँ पे हमने पढ़ी है ये पहले आप सारी पढ़ चुके हो। एस्टेरिफिकेशन पढ़ा है और ये एसाइलेशन भी आपने पढ़ा है, सब जगह एस्टर बन रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई इसकी एसिड की कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो एसिड का OH और इसका H+ गया है, और इसके साथ किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई तो इसका Cl और इसके OH का H गया है। ठीक, ये डिफरेंस है देखना, इसमें एस्पिरिन बना है, उसमें मिथाइल सैलिसाइलेट यानी ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बना है। तो ये डिफरेंस देख लेना इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। ठीक, इतना सा आपको करना है, तो पूरा रिवीजन हो गया। एनसीईआरटी में बता देता हूं क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पूरा पढ़ लेना। फिनोल मत पढ़ना, अभी फिनोल हम कल करेंगे, ईथर बाद में करेंगे। ठीक, तो एनसीईआरटी में देख लेना केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने आप पढ़ लेना। बाकी एक एक चीज एनसीईआरटी की एक एक लाइन एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिनोल और ईथर करते हुए इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।